नमस्कार दोस्तों, हमारे जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाने का जो इरादा बनाया है। आप इस वीडियो को कम से कम एक आध बार देख लीजिए और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना मदद करेगी। तो चलिए हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पे बातें करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आने की। कल के परीक्षा अगर आप बैठ रहे हैं तो बउआ कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। कृषि एवं जायद संसाधन, यहाँ जो रबी फसलें हैं, रबी फसलों के बारे में बतावे और रबी फसलों के नाम को बतावे, इसको देख लीजिएगा। शीतकालीन फसल को रबी फसल कहते हैं और गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब रबी फसल है। ऑपरेशन फ्लड क्या है या श्वेत क्रांति से आप क्या समझते? तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए जो उन्नत नस्ल के मवेशियों को समुचित आहार देकर जो कि दूध के उत्पादन में जो बढ़ोतरी लाई गई ना, उसको हम लोग श्वेत क्रांति अथवा ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। बिहार में भी इसका बहुत सारा असर देखने को मिल रहा है। बिहार में जो डेयरी उद्योग का प्रसारण हो रहा है, वो बफर स्टॉक को देख लीजिएगा। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जो गरीबों की सहायता के लिए जो मतलब विभिन्न योजनाएं चलाती है और अनाज को संग्रह करने के लिए जो स्टॉक करती है उसको बफर स्टॉक कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिएगा। गेहूं, जौ, चना और मटर, ये चार है रबी फसल, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। फसल चक्रण यानी कि बदल बदल कर फसलों को उगाना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। जैसे कि हम एक ही प्रकार के फसल करने से मिट्टी में जो फसलों के प्रति जो उर्वरता होती है वो नष्ट हो जाती है। तो हम एक ही जमीन पर जो हम बदल बदल कर जो फसलों को उगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब फसल चक्रण कहते हैं। बिल्कुल देख लीजिएगा बच्चों, एक बार मेरा वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आप लोग जो है सो जाएगा। नगदी फसल क्या है और रोपण फसल क्या है? तो नगदी फसल वैसे फसल को कहते हैं जो अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से उगाए जाते हैं, जैसे तंबाकू हुआ, मसाला हुआ, ये सब नगदी फसल की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? नगदी फसल की श्रेणी में आती है। एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है। और रोपण फसल वैसे फसल को कहते हैं जो मतलब एक बार अगर हम उसको रोप देते हैं ना, झाड़ियों वाला पौधा होता है, एक बार रोप देते हैं तो 2-3 सालों तक उसका हमको फसल मिलता रहता है। जैसे चाय, गन्ना, कहवा, रबर, ये सब रोपण फसल के उदाहरण है। एक बार गौर से देख लीजिएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। हम आपको कुछ और भी क्वेश्चंस बताना चाहेंगे जो कि आप इसको गौर से देखिएगा। ये है कि मतलब वायु परिवहन के क्या लाभ है। तो देखिए, वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन है जिसके द्वारा हम जंगल, पठार, नदी, झील, झरना सभी को पार आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा महंगा होता है लेकिन कंफर्टेबल होता है, आरामदायक होता है, अत्यंत सुखद होता है और वायु परिवहन में जाम ताम का कोई टेंशन नहीं होता है। इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। और आप देख लीजिएगा वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं। यह यातायात सबसे तीव्रगामी साधन होता है। इसके लिए मार्ग का निर्माण और रख रखाव का कोई टेंशन नहीं होता है और मतलब बड़े बड़े झील, झरने, नदी, तालाब, पोखर, इस सबको भी पार करके हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है ये देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग वैसे राजमार्ग को कहते हैं जो राजधानी, बड़े बड़े शहरों इत्यादि को आपस में जोड़ती है, ऐसे राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई है। और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम बतावे, वो भी देख लीजिएगा। NH7 वगैरह। सीमांत सड़क कौन होते हैं? तो देश की सीमा पर रक्षा एवं विदेश व्यापार करने के लिए जिस सड़क का निर्माण किया जाता है उसको हम लोग सीमांत। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग देख लीजिएगा कि भारत के 4 प्रमुख महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली जो राजमार्ग है नई बनी है, इसको हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं। बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है। यह 6 लेन वाली सड़क है और इसकी कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। देख लीजिएगा। और ये आपके लिए मतलब पाइपलाइन से भी पूछ सकता है कि मतलब पाइपलाइन की प्रमुख विशेषताओं को बतावे और भारत की निर्यात एवं आयात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख करें। तो मैं उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि भारत से जो निर्यात यानी कि हम दूसरे देशों को भेजते हैं वो क्या भेजते हैं,
कृषि उत्पाद भेजते हैं, खनिज भेजते हैं, अयस्क भेजते हैं, वस्त्र भेजते हैं, ये सब हम दूसरे देशों को भेजते हैं। और भारत में आने वाली भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों से हम मंगाते हैं, जैसे कि हम जो है पेट्रोलियम पदार्थ दूसरे देशों से मंगाते हैं, मशीनरी आइटम्स दूसरे देशों से मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान दूसरे देशों से मंगाते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये सब रासायनिक उपकरण उर्वरक या बहुत सारे ऐसे हथियार है जो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। ये सब देख लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा रुक कर बातें कर रहे हैं ताकि आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो है बिल्कुल आपके लिए जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो जाए। आपसे पूछ सकता है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, तो जो पहाड़ी ढलानों पर जो वृत्तीय आकार में जो खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा खेती भी कह सकते हैं इसको, और मतलब बहुत ही आसान हो जाता है सीढ़ीनुमा खेती या समोच्च कृषि, है ना। बिहार से रिलेटेड भी कुछ पूछ सकता है कि बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार में जूट उद्योग जो है ना मतलब मुख्य रूप से कटिहार जूट मिल है, या फिर पूर्णिया जूट मिल है, या किशनगंज या समस्तीपुर, इन सब जगहों पर जूट मिल है, तो ये देख लीजिएगा ना। और मैं इसमें रिलेटेड मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ और आपको जानकारियाँ देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा, एक क्वेश्चन है कि बिहार में जनसंख्या सभी जगह पर एक समान नहीं है, कारण बतावे। तो देखिए, बिहार राज्य की जनसंख्या सही में एक समान सब जगह नहीं है। जनसंख्या वितरण धरातल उच्चावच के आधार पर होता है। अब बिहार के मैदानी क्षेत्र में जहाँ कृषि, सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी और नगरों का प्रभाव है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है ना। जबकि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है या उर्वरक मिट्टी की मात्रा कम है, अभाव है, या सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वैसे जगहों पर हम कह सकते हैं बिहार में कि वैसे जगहों पर जनसंख्या का घन। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार के दक्षिणी जो बिहार है वहाँ पे आपको अच्छी खासी जो है ना मतलब जनसंख्या है, हाँ। जबकि पश्चिमी चंपारण, बांका, कैमूर जिला, जमुई जिला, इन सब जिला में जो है ना मतलब जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से आपको हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं खींच पाएंगे। बिहार में रज्जू मार्ग वगैरह भी देख लीजिएगा कल के परीक्षा के लिए। तो अब मैं आपको इकोनॉमिक्स में ले चलता हूँ कि उपभोक्ता जागरण से आप क्या समझते हैं। तो उपभोक्ताओं का वस्तुओं के मूल्य, निर्माण, गुणवत्ता, उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता जागरण का मतलब हो गया कि जब हम उपभोक्ता को विभिन्न चीज़ों के प्रति जागरूक करते हैं कि उनका शोषण न हो सके, उनका किसी भी प्रकार से मतलब उपभोक्ता को पूरा राइट है कि वो अपने बेसिकली चीज़ों को चाहता है कि उसके पास अवेलेबल हो। तो उपभोक्ता जागरण का मतलब होता है उपभोक्ताओं को सारी जानकारी देकर उसको उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक करना। उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है, मैं आपको बताता हूं कि उपभोक्ता के कई कर्तव्य हैं जो निम्नलिखित हैं। वस्तुओं को खरीदते समय रसीद लीजिए। वस्तुओं को खरीदने से पहले उसके ऊपर मतलब सब कुछ लिखा होता है, 2 मिनट पढ़िए। ब्रांड क्या है या मात्रा कितनी है, शुद्धता क्या है, उस पर ISI स्टैंडर्ड है या नहीं है, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने का उपभोक्ता को अधिकार होता है। शोषण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का अधिकार होता है। और मतलब आप किसी भी प्रकार के लुभावने विज्ञापन से सतर्क रहें, ये भी उपभोक्ताओं को समझाया जाता है। अच्छा, उपभोक्ता जागरण हेतु दिए गए नारों को देख लीजिएगा। जागो ग्राहक जागो, ग्राहक सावधान, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ये सब जो है ना उपभोक्ता के दिए गए नारे हैं, है ना। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि और भी बहुत सारी ऐसी इसमें जो चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा उस पर भी बातें कर लेता हूँ। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के ऊपर में भी बातें कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो क्लिप में मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, कल के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कई राजनीतिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बहुमत हासिल करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो ऐसे सरकार को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। और गठबंधन की जो सरकार होती है ना, वो ऑब्वियसली ज़्यादा टिकाऊ तो नहीं होती है,
लेकिन फिर भी जो है ना बहुमत प्राप्त करने के लिए जब कई क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल आपस में समझौता करके सरकार बनाते हैं तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। आपके परीक्षा के लिए और भी कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जिस पर मैं बातें करते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाता है। तो देखिए, सूचना का अधिकार कानून में आम जनता भी सरकार के क्रियाकलापों पर नज़र रखने का अधिकार पा लेता है, जिससे शासन में पारदर्शिता आती है, जनता को उसका हक मिलता है। इस प्रकार से लोकतंत्र और मजबूत होता चला जाता है। सूचना का अधिकार मानवाधिकार के बारे में आपसे पूछ सकता है कि भारत जो देश है उसमें नागरिकों को जो भी अधिकार दिए गए, मानव को जो भी अधिकार दिए गए हैं, जिससे मानव को यह फील होता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसे अधिकार को मानवाधिकार कहा जाता है। भारत के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? देखिए, लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की सही जानकारी रखें। इसी उद्देश्य से 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार कानून बनाया गया तथा विकास के कार्यों में विलंब, सही तरीके से धन का व्यय नहीं होने तथा घटिया काम होने की स्थिति में यह उत्तरदायित्व निश्चय किया गया कि इसके लिए कौन कौन दोषी है। कार्यों की जिम्मेवारी के निर्धारण के आधार पर ही इसके दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। सूचना देने वाले आम आनाकानी या लापरवाही बरतने की स्थिति में दोषी कर्मचारियों पर भी दंड का कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है ताकि जनता को उचित जानकारी सही समय पर मिल सके। तो कुल मिलाकर जनता के हित में बनाया गया है और हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला होता है। आपसे पूछ सकता है कि मतलब सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो सांप्रदायिकता एक ऐसी भावना है जिसमें एक धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म को क्या करने लगते हैं, तो एक धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं और राष्ट्र हित से भी बढ़कर उसका हो जाता है धर्म हित, कट्टर हो जाते हैं पूरा धर्म के प्रति। ऐसे मानसिकता को सांप्रदायिकता कहते हैं और भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर कई दंगे हुए हैं, कई फसाद हुए हैं जिसको सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। मुंबई के बम विस्फोट से लेके जो राम मंदिर तक की जो बातें हैं वो सब सांप्रदायिकता का ही उदाहरण है। हम इसमें आगे बात करते हुए आपको बता देना चाहते हैं कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र की जनता में यह भावना उत्पन्न होती है कि वह अपने ही क्षेत्र को सबसे बेहतर समझने लगता है और दूसरे क्षेत्र के प्रति उसकी मानसिकता जो है ना वो बिल्कुल बदल जाती है। दूसरे क्षेत्र के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है, उसको अपने क्षेत्र से बहुत लगाव और प्यार हो जाता है। ऐसी मानसिकता को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? क्षेत्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद कहते हैं। नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य होता है कि महिलाओं को उनको इतना अधिकार दिलाना जिससे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। हाल ही में सरकार ने महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया है, तो मतलब महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आप महिला आयोग की जो स्थापना हुई है 1980 में, इसके मतलब महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई ऐसे आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है ताकि महिलाएं सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। आज राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बात पर मुझे एक और क्वेश्चन याद आया कि कल के परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कल के परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की विधायिका में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। तो देखिए, भारत की विधायिका में तो वर्तमान समय में 10.86% महिलाओं की उपस्थिति है, लेकिन और देशों में कहीं पर 17% है, कहीं पर 16% है, कहीं पर 15% है। यानी कि भारत के अलावा अन्य देश है जहां महिलाएं जो है ना लोकसभा या विधानसभा में जो है ना सदस्य के रूप में ज़्यादा मात्रा में चुनी गई, लेकिन भारत में इसकी संख्या कम है। लेकिन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए मतलब कितना ज़्यादा ये सफल हो पाता है। हमारी अगली जो क्वेश्चंस है वो राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। देखिए, राजनीतिक दल का लोकतंत्र में होना बहुत ही आवश्यक है। अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दल ही नहीं रहेंगे तो फिर लोकतंत्र के निर्माण का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। मैं इसके पीछे का कुछ कारण बताता हूँ। देखिए,
राजनीतिक दल का पहला कारण यह बनता है लोकतंत्र में होने का कि लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक होता है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होता है। तीसरा पॉइंट हम यह दे सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। अगला पॉइंट हम यह दे सकते हैं कि राजनीतिक दल विपक्ष में रहकर सरकार पर अंकुश लगाने का काम करती है और सरकार के द्वारा जो मनमानी किया जाता है उस पर रोक लगाती है। राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच का एक लिंक होता है, कड़ी होता है। तो ये क्वेश्चन सब भी आई है। मैं इस पर बातें करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ कि दबाव समूह के बारे में बताइए। देखिए, दबाव समूह अपने क्रियाकलापों के माध्यम से राजनीतिक दलों को बड़ा प्रभावित करती रहती है। दबाव समूह मतलब होता क्या है? तो दबाव समूह राजनीतिक दल तो नहीं होता है, लेकिन वह सरकार को अपने समूह की मांगों के लिए जो है ना विवश करती है, मजबूर करती है। जैसे छात्र संघ हुआ, मजदूर संघ हुआ, ये सब को हम दबाव समूह की श्रेणी में रख सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताबे। देखिए, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल निम्नलिखित हैं: भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये सबको देख लीजिएगा। ये सब बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब क्या है मालूम है? राष्ट्रीय जनता। क्षेत्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय दल के अलावा वे सभी राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल जिनका प्रभाव सिर्फ राज्य भर अथवा क्षेत्र भर में क्षेत्र विशेष की मांगों को लेकर यह आगे बढ़ती है और क्षेत्र विशेष की मांगों के लिए ही लड़ाई लड़ती है, ऐसी राजनीतिक दल को हम लोग क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड हुआ, राष्ट्रीय जनता दल हुआ, ये सब जो है ना क्षेत्रीय दल है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर आपको आगे बढ़ना चाहूँगा। कभी कभी पूछ देता है जनता दल यूनाइटेड का परिचय दे। देखिए, 1999 ईस्वी में जनता दल से अलग होकर जनता दल यूनाइटेड का गठन किया गया। शरद यादव ने इसकी स्थापना की। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि विगत 4 बार से नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड जदयू के वरिष्ठ नेता है, जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किए जा रहे हैं। जनता दल का चुनाव चिन्ह तीर छाप है। चिपको आंदोलन के बारे में आपसे पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: पहला, वन संपदा की सुरक्षा; दूसरा, वन्य जीव की सुरक्षा; तीसरा, मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, नर्मदा नदी पर बांध बनाकर जो है ना मतलब छोटे छोटे नहर निकाल दिए गए, जिससे उसकी मुख्य धारा सूखने लगी और उसमें रहने वाले वन्य जीव जो है ना मरने लगे। तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए वहाँ के स्थानीय निवासियों तथा ठेकेदार सब आगे बढ़े और एक आंदोलन चलाया, जिसमें मेघा पाटेकर का नाम सुने होइएगा। मेघा पाटेकर की मुख्य भूमिका थी। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद आप देख लीजिएगा लोकतंत्र में जनसंघर्ष की क्या भूमिका है, लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या भूमिका। देखिए, विपक्षी दल लोकतंत्र में होना बहुत ही आवश्यक है। विपक्षी दल सरकार के कार्यों पर निगरानी रखता है तथा समय समय पर अपना विरोध प्रकट करता है। इसके फलस्वरूप जो है ना सरकार जनता के अहित में कोई काम करने से डरती है। इस प्रकार जनता के हितों की रक्षा के लिए लोकतंत्र में विपक्षी दल का जागरूक होना, सतर्क होना बहुत ही जरूरी है। लोकतंत्र में जनसंघर्ष की क्या भूमिका है? तो जनसंघर्ष या आंदोलन न केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा उसे विकसित करने के लिए भी जनसंघर्ष। हाल ही में किसान लोगों ने जनसंघर्ष किया था, उससे पहले मजदूर लोगों ने जनसंघर्ष किया था। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो एक सशक्त माध्यम होता है जिसमें जनता अपने संघर्ष के द्वारा अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाती है तथा सरकार को गलत नीति निर्माण करने से रोकती है। तो जनसंघर्ष बहुत ही जरूरी। दलित पैंथर्स के बारे में भी पूछ सकता है। दलित पैंथर्स क्या? तो महाराष्ट्र में वहाँ के दलित लोगों के द्वारा, दलित युवकों के द्वारा एक स्थापित किया गया संगठन था, जिसने अपने दलितों के उत्थान के लिए, यानी कि निम्न जाति के उत्थान के लिए
बनाया गया यह संगठन जिसको दलित पैंथर्स के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति के कार्यों के बारे में पूछ सकता है। देखिए, पंचायत समिति सभी कार्यों को करती है, जैसे वार्षिक बजट तैयार करना या पंचायत में हो रहे विकास पर विचार विमर्श करने के लिए ग्राम सभा का बैठक बुलाना, या राज्यसभा सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का संपादन और निष्पादन करना, ये सारा का कार्य जो है ना पंचायत समिति का होता है। ठीक है। तारीफ विरोधी आंदोलन के बारे में अगर पूछे तो आप लिखिएगा 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने मतलब शराब बिक्री और तारीफ बिक्री के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया था। उनका मानना था कि इनके सेवन से उनके घर के मर्द लोग जो है ना इनके लती हो रहे हैं, इसीलिए अपने घर के मर्दों को शराब और नशा के लत से बाहर निकालने के लिए तारीफ विरोधी आंदोलन को चलाया गया। ये मैं फिर अगले वीडियो बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। तो भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे थी कि मतलब सबसे पहले तो किसानों के कर्ज को माफ़ किया जाए, दूसरा किसानों के लिए एक पेंशन स्कीम लागू किया जाए, तीसरा मतलब विद्युत जो है ना खेती के लिए जो ना सस्ते दर पर दिया जाए, और मतलब किसानों की जो उगाई गई जो फसलें हैं उसको भी समय पर जो है ना वो उसको उचित दाम देकर ये किया जाए। चलिए हम आपको एक छोटे से मतलब ये क्लिप में मैंने जो बताया उसको आप सुन लीजिए, फिर अगले वीडियो क्लिप का इंतजार के लिए। तब के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को गौर से सुनकर जाइएगा, ये सारे वीडियो बहुत ही मतलब आपके लिए बहुत ही आवश्यक।